हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन की। समय ज़्यादा नहीं वेस्ट करते हैं, काम की चीज़ें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि भैया क्लैट पॉइंट जो है आपको ऑफर करता है क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स, जिसमें आप 7 बुक्स क्लैट यूजी के लिए प्लस 50 मॉक्स हमसे ले सकते हैं। इट विल जस्ट कॉस्ट यू 3499 रुपीज़। क्लैट पॉइंट से आप चाहें तो मॉक टेस्ट ले सकते हैं सिर्फ, जो कि 50 मॉक्स होंगे 2499 रुपीज़ में। इस तरीके से ये मॉक टेस्ट का पूरा डिटेल है, आप देख सकते हैं। क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारे नए बैचेस शुरू हो चुके हैं। एवेंजर बैच है, इनके बारे में भी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और डेमो क्लास एंड जितनी भी सारी जानकारी है ले सकते हैं। वन थिंग इज़ वेरी स्पेशल अबाउट आवर क्लासेस कि भाई आपको 1-to-1 मेंटरशिप जो है वो अलोकेट होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। एंड ऑल्सो फॉर क्लैट 2023 देर इज़ ऑल्सो रिवीजन बैच गोइंग ऑन, आप उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, पहला आर्टिकल जो है वो है वॉर कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग G20। तो G20 का चल रहा है इंडोनेशिया में, हमें पता ही है, सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर रखी है। ये सब देखो, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके लिए ठीक है, बट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतना कुछ है नहीं। और अब फर्जी इसको पढ़ के आप लोग जो आपका पेपर इतना पास में टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। यहाँ पे एक अपडेट है, ट्रम्प टू रन फॉर वाइट हाउस फॉर अ थर्ड टाइम। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन थर्ड टाइम कंटेस्ट करेंगे। आप चलो एक क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बताना, सभी लोग जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं, अमेरिका के अंदर एक प्रेसिडेंट जो है वो कितने टेन्योर का वो कर सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप का ही पूरा नाम बताइए। दोनों क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसके बाद एट COP27 इंडिया एंड 3 अदर अपोजेस कार्बन बॉर्डर टैक्स। तो COP27 का जहाँ भी आपका आर्टिकल आपने नोट्स में लिखा हो उसमें ये चीज़ ऐड कर लेना, कार्बन बॉर्डर टैक्स। ये देखो क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट निकाला है यूरोपियन यूनियन ने। इन्होंने ये कहा है कि भैया 2026 के बाद हम ऐसी चीज़ों में जिसका एक्सपोर्ट होता है, जैसे कि सीमेंट, स्टील, जिसके अंदर कार्बन का एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन का यूज़ होता है उसको बनाने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर हम जो है टैक्स ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, तो विद इफेक्ट फ्रॉम 2026 क्या कहा गया है, यूरोपियन यूनियन हैज़ प्रपोज्ड अ पॉलिसी कॉल्ड द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टू टैक्स प्रोडक्ट्स सच एज सीमेंट एंड स्टील विच आर एक्सट्रीमली कार्बन इंटेंसिव विथ इफेक्ट फ्रॉम 2026। ठीक है, तो इसमें जो ब्राज़ील है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किया है कि भैया ये सही नहीं है। और बनता भी है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि भाई हम लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पर अभी डिपेंडेंसी है। और जो इलेक्ट्रिक वाला चीज़ है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रीन एनर्जी पे ट्रांजिशन लेंगे, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, इट विल टेक टाइम। तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मैसूर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वांट्स बैन ऑन ड्रामा ऑन टीपू सुल्तान। तो यहाँ पे देखो, एक मैंने ये आर्टिकल इसलिए लिखा है कि टीपू सुल्तान के बारे में ना थोड़ा सा नोट्स में डाल लेना अपने। क्यों डाल लेना, मैं अभी यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ टीपू सुल्तान के बारे में, अदरवाइज मैं कल के सेशन में बता दूंगा। क्योंकि टीपू सुल्तान वैसे भी न्यूज़ में रहते हैं, बुक में से इनका सिलेबस हटाने की बात चलती रहती, कर्नाटका में ये सब हुआ था। तो टीपू सुल्तान की हम थोड़ी सी स्टैटिक नॉलेज जरूरी है। तो चलिए कल मैं ही बता दूंगा, आप लोग परेशान मत होना। इसके बाद देखिए, एक एडिटोरियल आया था, दिस अनसेटिंग ऑफ वाइस चांसलर इज़ फॉल्टी। तो ये पूरी चीज़ हमने डिस्कशन करी हुई है कि वाइस चांसलर का जो इशू था, जो केरल में हो रहा था, जैसे चीज़ें चल रही थी। लेकिन 2 केस के नाम यहाँ पे लिखे हैं, उसको ज़रूर देख लेते हैं। पहला केस था गंभीरधन के गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। 2022 के इस केस के अंदर जो कोर्ट है हमारी, उन्होंने यहाँ पे ये बोला, जस्टिस MR शाह एंड BV नागरत्ना जो हैं, इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर जो है वो क्वेश कर दी थी, इसलिए कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था अपॉइंटमेंट ऑफ VC के लिए। और ऐसा ही सेम केस केरला के अंदर देखा था, प्रोफेसर श्रीजीत PS वर्सेस डॉक्टर राजश्री MS। इसमें भी MR शाह एंड MM सुंदरेश जी की बेंच ने ये जो अपॉइंटमेंट हुई थी इसको क्वेश कर दिया था। बट ये वाला ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था, क्योंकि फिर क्या किया, जो गवर्नर थे ना केरला के, उन्होंने कहा कि भैया एक यूनिवर्सिटी का, जब सुप्रीम कोर्ट थी या कौन सी कोर्ट थी, को देखना पड़ेगा, हाँ सुप्रीम कोर्ट ही थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब एक का कैंसिल कर दिया है, तो फिर इसी तरीके से मैं सारे जितने और भी कोर्ट्स होंगे उसका भी मैं कैंसिल कर दूंगा। मतलब कोर्ट बोल रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी इन्होंने फिर जो अपॉइंटमेंट हुई थी वाइस चांसलर की, वो कैंसिल कर दी थी। तो इसके बाद एक बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था कि क्या भैया एक वर्डिक्ट को मद्देनज़र रखते हुए
गवर्नर के पास इतनी पावर है कि वो वीसीज की अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल कर देगा। तो ये वाली चीज़ थी, जिसके बाद ये न्यूज़ में आ गया था। अभी ये मैटर जो है केरला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया कि 11 वीसीज ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ को भी रिजाइनेशन मांग लिया था गवर्नर ने। तो ये वाली चीज़ है। इसके बाद देखो फॉरेन पेज में कुछ न्यूज़ हैं। मैक्रोन अर्जेस चाइना टू प्ले ग्रेटर मीडिएशन रोल ऑन यूक्रेन। ठीक है। ईरान इश्यूज न्यू डेथ सेंटेंस एज प्रोटेस्ट एंटर थर्ड मंथ। पाकिस्तान तालिबान शूट डेड 6 पुलिस ऑफिसर इन गन एम्बुश। ठीक है ये भी। अब एटलीस्ट 3 डेड इन मिलिट्री अटैक ऑन रेबल रन माइन इन म्यांमार। तो म्यांमार में चीज़ें देखो भाई सही चल नहीं रही हैं। आपको पता है किस तरीके से मिलिट्री ने कूप किया है, किस तरीके से मिलिट्री ने वहाँ पे चीज़ों पे अपना कब्जा किया हुआ है। सारे जो लीडर्स हैं उनको जेल में डाला हुआ है। म्यांमार क्राइसिस हमने 50 बार पढ़ी हुई है, रिवीजन कराने की ऐसे ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बार जल्दी से मैं आपको टाइमलाइन दे देता हूँ। आपको पता है कि 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जिसमें भी आर्मी ने 25% सीट अपने पास रख ली थी। साथ ही साथ ये कहा था कि जिसका स्पाउस फॉरनर होगा वो कंटेस्ट नहीं कर सकता है, वो हेड पोजीशन नहीं ले सकता है। तो ये सुन सुई जी के लिए था ये। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2015 में उनकी सरकार आती है ऑन्ग सुन सुई जी की। तब लेकिन चीज़ें ठीक ठीक रहती हैं। फिर 2020 में फिर आती है सरकार। तो तब देखा जाता है कि मिलिट्री को डर लगता है कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ना कर दे और हमारे पास जो सीट थे वो हमसे छीन ना ले। इसके चलते हुए वो कह देती है कि भैया इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुआ है और मिलिट्री कूप हो जाता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये आर्टिकल हमने कभी आज तक डिस्कस नहीं किया। ये आर्टिकल है गिग इकोनॉमी पे। अब गिग इकोनॉमी क्या होता है, कैसे ये चीज़ें होती हैं, इसको ज़रूर देख लेना। देखो हमारा हर सेशन में एक मोटिव होता है कि कोई एक टॉपिक अच्छे से करा जाए। बाकी तो देखो न्यूज़पेपर में चीज़ें रिपीटेटिव आती हैं। आजकल वही चल रहा है, कोप 27, G20, गुजरात इलेक्शन। इलेक्शन आपके काम का है नहीं। और सबसे ज़्यादा तो वो आफ्ताब श्रद्धा वाला मैटर, ठीक है। पर गिग इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको आज तक कभी पढ़ाया नहीं है, तो आज मैं वो टॉपिक अटैच कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। गाइड्स वैसे एक काम ये करते हैं कि गिग इकोनॉमी के अंदर ना इतना कुछ है नहीं। गिग इकोनॉमी बेसिकली होता क्या है मैं आपको यही बता देता हूँ, उसके लिए वीडियो क्या अटैच करूँ। गिग इकोनॉमी जैसे देखो स्विगी जोमेटो ये वाले बंदे जो होते हैं ना, ये देखो इनका कोई काम फिक्स तो है नहीं। जब इन्होंने मोबाइल ऑन किया तो इन्होंने उतना काम कर लिया, जब मोबाइल ऑफ किया तब काम आना बंद हो गया। तो गिग इकोनॉमी बेसिकली ये वाला जो सेक्शन होता है ना हमारा, वो कहा जाता है जहाँ पे जो वर्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना वो फिक्स ना हो कि भाई होनी ही होनी है, मिलनी है, नहीं मिलनी है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ होती है। अब उससे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है अर्मेनिया अजरबैजान है। वैसे हमने पढ़ रखा है, ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है, बट इसको एक बार और रिवाइज कर लो, जो कि बीते कुछ 4-5 दिन में भी काफ़ी न्यूज़ में था। जैसे कि आप देख सकते हैं, आर्टिलरी टू रॉकेट लॉन्चर्स अर्मेनिया टर्न्स टू इंडिया टू बीफ अप डिफेंस अगेंस्ट अजरबैजान। अजरबैजान स्लैम्स फ्रेंच सेनेट फॉर सैंक्शन कॉल ओवर कारम्बाग। यही तो रीज़न जिसकी वजह से पूरी टेंशन है। अजरबैजान अरेस्ट 5 पीपल अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर ईरान। तो ये जो आर्मेनिया अजरबैजान वाला मामला है ना, ये फिर से न्यूज़ में आ गया है। तो मैं वीडियो अभी लगा रहा हूँ, इसमें अटैच कर दे रहा हूँ, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट है, या कह लीजिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो एक 44 दिन का युद्ध हुआ है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। ये आपका इंटरनेशनल अफेयर्स का, अगर हम भारत की बात ना करें तो इंटरनेशनल अफेयर्स का इस साल की सबसे बड़ी घटना है ये। वन ऑफ द बिगेस्ट घटना है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद। चलिए, अब बात ये भी आती है कि सर हम क्यों पढ़ें, इस रीजन की बात है। देखिए, बात इस रीजन की ज़रूर है, पर यहाँ पे क्या है, जियोपॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, जो आगे जाके आपकी इंटरनेशनल अफेयर्स को इम्पैक्ट डालती है, आगे जाके आपके इंटरनेशनल अफेयर्स को इम्पैक्ट डालती है, और अल्टीमेटली ये जो जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से खेली जाती है, वो हर कंट्री पे इम्पैक्ट डालती है। बड़ी बात ये है कि इस तरीके का वॉर काफ़ी समय बाद लड़ा गया है। छोटा-सा वॉर था, पर हाँ, लड़ा गया वर्ल्ड वॉर 1 की स्टाइल में। ट्रेंचेस खींची, टैंक्स हुए और नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हुआ। तो ये आपका जो ये वॉर लड़ा गया है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल देता है कि अभी के जो वॉर हैं, छोटे स्केल पे कैसे होते हैं और कैसे बड़ी-बड़ी पावर जैसे रशिया, टर्की कैसे इन्वॉल्व हैं, हम ये भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक अगर टाइमलाइन सर्च करें, ये आपकी पहली जुलाई से कुछ शुरू हुई बात। अच्छा, ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, धीरे-धीरे हम समझेंगे। जुलाई से बात शुरू हुई, आपका एक कंट्री है अर्मेनिया और दूसरा कंट्री है आपका अज़रबैजान, ठीक? अब ये बात होती है कि भाई वो कहते हैं इन्होंने उनको पहले शुरुआत की और वो कहते हैं इस पे इन्होंने इम्पैक्ट डाला, या फिर इन्होंने पहले लड़ाई की, ये कहेंगे नहीं इन्होंने पहले पहली बार बमबारी की।
तो यहीं से कहानी शुरू होती है। तो जुलाई में पहली बार हुई, फिर सितंबर में एस्केलेट हुआ, सितंबर में फुल ब्रॉन बात शुरू हो गई, और अल्टीमेटली 10 नवंबर को आपका अर्मेनिया ये वॉर हार गया और अर्मेनिया ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और एक एग्रीमेंट साइन हो गया। अजरबैजान एक विक्टर की तरह निकला इस पूरे प्रोग्राम में, पूरे वॉर में कहना चाहिए, इस प्रोग्राम में। और फाइनली आपका दिसंबर आते आते ये देखा गया कि जो एक सीज फायर और जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो आप देखेंगे कि वो एग्रीमेंट भी ब्रीच होने लगा। इसका मतलब कि अभी कोई एक वॉर के बाद जो पीस ट्रीटी होती है वो अभी इफेक्टिव नहीं है और ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता रहेगा। पर जो कॉन्फ्लिक्ट का मेजर हब था, एपी सेंटर था, ये जो नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, वो हम समझेंगे और जानेंगे। चलते हैं, पहले हम इस पूरे रीजन को देखते हैं, इस पूरे रीजन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। हम बात कर रहे हैं कैस्पियन सी के बगल में अजरबैजान एक कंट्री है और उसके पास में एक कंट्री है अर्मेनिया, इन दोनों कंट्रीज की। ऊपर एक बड़ा कंट्री है रशिया, एक कंट्री है यहाँ पे ईरान, और एक कंट्री जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस पूरे खेल में आफ्टर रशिया, रशिया और टर्की। अगर आप देखें टर्की कितना बड़ा रीजन है और उसके बगल में इसके छोटे छोटे नेबर हैं, ठीक। इसलिए हम बाद में पढ़ेंगे कि रशिया और टर्की का पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं, थोड़ा और जूम इन करते हैं और हम अर्मेनिया को भी इंटर कराते हैं, ठीक है। अर्मेनिया को देखते हैं और अजरबैजान को देखते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन है यहाँ पे लाई करते हैं। कैस्पियन सागर और ब्लैक सी दोनों ही बहुत रिसोर्स रिच रीजन है। ऑयल के डिपॉजिट्स कह लीजिए, गैस के डिपॉजिट्स कह लीजिए, ये बहुत ज्यादा इस रीजन में पाए जाते हैं। आपने सुना भी होगा तापी पाइपलाइन, है ना। तापी पाइपलाइन क्या है, तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान यही एरिया है जहां से वो गैस निकालता है। सिमिलरली अजरबैजान के पास भी उसकी मेजर इकोनॉमी किससे चलती है, ऑयल और गैस से चलती है। तो ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा एक रिसोर्स रिच रीजन है। इसलिए ऑयल और गैस के रिजर्व के चक्कर में कंट्रीज एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में आती रहती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट और अपोज करती रहती हैं। चलिए हम आते हैं और जूम इन करते हैं, और जूम इन करके हम पाते हैं, अब हम इन कंट्रीज पे आ जाते हैं। एक कंट्री है आपकी अजरबैजान और एक कंट्री है आपकी अर्मेनिया। और लड़ाई है आप कह लीजिए जैसे इंडिया और पाकिस्तान की किस चीज पे लड़ाई है, कश्मीर पे। इंडिया और पाकिस्तान की किस चीज पे लड़ाई है, कश्मीर पे। सिमिलरली इन दोनों की लड़ाई है इस छोटे रीजन के जिसको नाम है नगोर्नो करबा। अब आप कुछ चीजें देखेंगे कि थोड़ा इंडिया पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा रिलेशन भी है काफी हद तक, ठीक है। काफी सिमिलैरिटीज और पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं इस चीज से। सो ये इंटरेस्टिंग एरिया क्यों है, ये इंटरेस्टिंग एरिया इसलिए है क्योंकि ये है, आप टेरिटोरी में देखें अगर, तो ये पूरा किस रीजन में आता है, ये एरिया आता है आपका अजरबैजान के अंदर, है ना। ये अजरबैजान के अंदर आता है, बट इसको रन कौन करता है, आपके एथनिक अर्मेनियंस, मतलब कि अर्मेनिया के ही लोग इसको अभी डी फैक्टो तरीके से गवर्न करते हैं। डी फैक्टो मतलब कि रियलिटी में कह लीजिए, रियलिटी में लॉ किसका चलता है, सरकार किसकी चल रही है, अर्मेनिया की चल रही है, ठीक। वहां अजरबैजान की सरकार नहीं चल रही, बोलना चाहिए थी, ये था होना चाहिए वॉज, क्योंकि अब तो वॉर हो गया और रिजल्ट पलट गया, हम वो समझेंगे। तो ये नगोर्नो कराबा का जो रीजन है, ये रीजन क्या है, ये रीजन अजरबैजान के अंदर है और इसको कंट्रोल कौन करता था, अर्मेनिया। हिस्ट्री भी हम समझेंगे। अब हम हिस्ट्री से ही शुरुआत करते हैं। आपने यूएसएसआर का नाम सुना होगा, है ना, जो आपके कोल्ड वॉर के समय एक बहुत बड़ी एंटिटी थी। रशिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज को मिला के अपना एक इसने यूएसएसआर की स्थापना की, ठीक। उस यूएसएसआर में जो आपका यूएसएसआर की स्थापना कब हुई थी, 1917, एक रशियन रेवोल्यूशन के बाद। तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर की स्थापना हुई। यूएसएसआर में क्या बना, आपका दो नई कंट्री जो यूएसएसआर के पार्ट थे, आप ये देखें, कंट्री नंबर 9 अर्मेनिया और कंट्री नंबर 10 अजरबैजान। तो ये यूएसएसआर के पूरे कंट्रोल में रहे ये दोनों कंट्री। पर यूएसएसआर ने जो कंट्री नंबर 10 था उसका प्लेस दिया कंट्री नंबर 10 को, बोला कि भाई ये कंट्री नंबर 10 है और ये जो एरिया है ये अजरबैजान को मिलना चाहिए भाई। ये यूएसएसआर का मानना था, उन्होंने जिस तरीके से मैप ड्रॉ किया। पर यहाँ रहते कौन लोग थे, यहाँ रहते थे अर्मेनियन लोग, एथनिक अर्मेनियन लोग। इन अर्मेनियन लोगों ने कहा नहीं 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 भाई, हम अजरबैजान का पार्ट नहीं बनेंगे, हम व्हाई विल बी द पार्ट ऑफ अजरबैजान। तो वहीं से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत थी 1920 से।
तो इस कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन कहाँ है? 1920 से ही इस कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन है, जब से यूएसएसआर की स्थापना हुई। लेकिन यूएसएसआर में बड़े-बड़े आपके बहुत डिक्टेटोरियल और बहुत ही टोटलिटेरियन तरीके के राजा वो सॉरी रूलर आए, स्टालिन वगैरह। उन्होंने कहा नहीं, नहीं भाई आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। आपको रहना पड़ेगा अज़रबैजान के अंदर। तो ये जो आर्मेनिया के लोग जो रहे यहाँ पे, ये हमेशा क्या करते रहे? प्रोटेस्ट करते रहे। समझिएगा इस चीज़ को। ये प्रोटेस्ट चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। ठीक। एक और चीज़ समझते हैं आर्मेनिया और अज़रबैजान के बारे में, थोड़ा उनकी कंट्री की भी दशा समझते हैं। आर्मेनिया जो कंट्री है, इसमें करीब 30 लाख लोग रहते हैं। 30 लाख लोग कितने ही होते हैं, आप समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा लोग तो हमारे दिल्ली में रहते हैं। जहाँ पे 95% लोग क्रिश्चियन हैं। जबकि आपके अज़रबैजान क्या है, वहाँ पे 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है और करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं। तो आपको लग सकता है कि ये रिलीजियस वॉर रहा होगा, ये रिलीजन की वजह से लड़े होंगे, पर ऐसा नहीं है। दोनों ही कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री कहने का मतलब क्या है? दोनों ही कंट्री में ऐसा नहीं है कि आपको इस्लाम ही फॉलो करना है अज़रबैजान में या आपको क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करनी है आर्मेनिया में, ऐसा नहीं है। ठीक? आपकी जो वॉर हुई, वो आपके रिलीजियस टेंशन की वजह से नहीं हुई। जो टेंशन ईरान और सऊदी के बीच में है, जो टेंशन एक तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी है, वैसी टेंशन नहीं है। यहाँ टेंशन है इस टेरिटरी को लेके। अच्छा, अगर हम इस टेरिटरी को लेकर बात करें, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं केवल, इतने बड़े से एरिया में। ये काफ़ी माउंटेनियस एरिया है, माउंटेन्स काफ़ी हैं यहाँ पे। बट फिर भी इस एरिया की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना दोनों लोग चाहते हैं। चलिए, तो ये हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं 1920 की, थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं। 1920 में हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई, पर बड़े-बड़े रूलर होने की वजह से और यूएसएसआर के मजबूत होने की वजह से उस कॉन्फ्लिक्ट का कुछ हो नहीं पाया। फिर आते-आते 1988 आया। 1988 में क्या होने लगा? आपका यूएसएसआर वीक होने लगा। आपके यूएसएसआर के टूटने की नौबत आने लगी। तो 1988 से 1994 के बीच में यहाँ पे क्या चलता रहा? फर्स्ट वॉर चलता रहा। वॉर चलता रहा किसके बीच में? आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में। ये दोनों लड़ते रहे कि भाई इस जगह पे किसका कंट्रोल होगा। फिर 1994 में रशिया ने इनको हेल्प किया। रशिया ने बोला ऐसा करो कि भाई जो उस समय कंट्रोल कर रहा है, एक तरीके से पीस एग्रीमेंट साइन हुआ और ये बोला गया कि भाई ये आपका नगोर्नो-काराबाख जो रीजन है, ये आर्मेनिया की एक गवर्नमेंट चलाएगी। तो अभी हम जो स्टेटस को आज से 4 महीने पहले या 6 महीने पहले हम जो स्टेटस को देख रहे हैं, वो 1994 का बना हुआ है। पर आपको लगता है कि अज़रबैजान इसमें खुश रहेगा? क्या उसको अच्छा लगेगा कि उसकी टेरिटरी के अंदर एक छोटा-सा टेरिटरी किसी और का है? तो टेंशन्स हमेशा हाई रही। जैसे कि 2016 में भी कुछ ना कुछ फाइट होती रही, कुछ ना कुछ लड़ते-भिड़ते रहते हैं। जैसे हम कश्मीर के ऊपर इंडिया-पाकिस्तान आपस में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी कुछ और थिंग्स कीप ऑन गोइंग, इज़न्ट इट? अब आया मेजर टाइम आया आपका 2020 का। 2020 का टाइम आया, ऑयल गैस के प्राइस कम हो गए, क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी कम हो गया, क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो गया। इन सब की इकोनॉमी की बिल्कुल दशा डूब गई क्योंकि ये सब इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट थी? ऑयल और गैस पे। और जब भी आपकी इकोनॉमी टूटती है तो क्या करते हैं लोग? आप समझिए, जब भी आपकी इकोनॉमी टूटती है तो लोग किसकी तरफ जाते हैं? वॉर की तरफ। ताकि आपके जो लोग हैं, जो ऑयल और गैस के प्राइस कम होने की वजह से दुखी हैं बिकॉज़ आपकी पूरी इकोनॉमी उसी पे डिपेंडेंट है। तो लोगों को अगर आप वॉर का क्या बोलते हैं उसको झुनझुना पकड़ा दें, सो दे विल बी हैप्पी कि हाँ, हाँ, ठीक है, नहीं आपको पहले आर्मेनियंस को हरा दो, भले ही हम कम कपड़े पहन लेंगे, हम फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हमें खाना मिले चाहे ना मिले, बट हमें जीतना है आर्मेनियन से। तो वो वॉर की बात शुरू हो गई। तो इसके पीछे का ये भी कॉन्टेक्स्ट है। फिर आपका शुरू हुआ, वॉर की बात शुरू हुई और फिर आपको हेल्प किया, आपके अज़रबैजान को हेल्प मिली सबसे बड़ी टर्की से। अज़रबैजान को हेल्प मिली इज़राइल से। किस चीज़ में? वेपन्स में। और अल्टीमेटली अज़रबैजान ने आर्मेनिया को हरा दिया और आर्मेनिया की जो एक मेजर सिटी थी, शुश्तार सिटी, उसको वो फॉल कर गया और अल्टीमेटली जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने क्या किया? सरेंडर कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, अब हम आपसे लड़ नहीं पाएँगे, अब हमारी यह टेरिटरी ले लीजिए। तो ये हुई आपकी कहानी वॉर की। ठीक? तो अभी क्या स्टोरी हो गई? ये एरिया मेजरली या प्रेडोमिनेंटली किसने ऑक्यूपाई कर लिया? अज़रबैजान ने, जो पहले आर्मेनिया की गवर्नमेंट ने ले रखा था। एक आर्मेनिया की सरकार थी, सेल्फ गवर्नमेंट, उसको
को दे दिया। हमें बहुत निटी-ग्रिटीज़ में भी नहीं जानना है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत समझना है। चलिए, 1988 में जैसा मैंने बोला, जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लेजिस्लेचर ऑफ आर्मेनियन एन्क्लेव, किसकी बात हो रही है? इस एन्क्लेव की, नगोर्नो-कराबाख। इसने एक रेफरेंडम किया और बोला कि भाई हम अज़रबैजान से अलग हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि भाई जैसे हम डिस्कस किया है कि 1988 में यूएसएसआर वीक होने लगा। तो यहाँ एन्क्लेव के लोगों को लगा कि यार हमें फिर से, क्योंकि बड़ी अथॉरिटी जो सबको बांध के रखी थी, वो क्या हो गई? कमजोर हो गई। तो हम रेफरेंडम करते हैं और हम अज़रबैजान से अलग हो जाते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, फिर वॉर हुआ जो हमने पढ़ा। चूंकि यूएसएसआर ने हमेशा, समझिएगा इस बात को, यूएसएसआर ने हमेशा नगोर्नो कराबाख को किसका पार्ट माना? अजरबैजान का। तो इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से नगोर्नो कराबाख किसका पार्ट है? अजरबैजान का। तो एज पर द इंटरनेशनल लॉ अजरबैजान डिक्लेयर दीज इलेक्शंस एज इलीगल, मतलब आर्मेनिया का इसको कंट्रोल करना इलीगल है। इसलिए अजरबैजान के पास हमेशा एक जस्टिफिकेशन रहा कि हम भाई इस नगोर्नो कराबाख को हम कभी भी अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लेंगे, और कर भी लिया उन्होंने। अब बात करते हैं कुछ कंट्रीज के स्टेक्स की यहाँ पे। अब जैसे रशिया की बात करते हैं, रशिया के दोनों ही कंट्री से अच्छे रिलेशन थे, चाहे वो अजरबैजान हो चाहे आर्मेनिया हो। रशिया का एक मिलिट्री बेस है आर्मेनिया में, और इनके अजरबैजान को ये क्या देते हैं? खूब सारे वेपन्स देते हैं। तो रशिया के दोनों से रिलेशन है, इसलिए रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। कभी भी इनके बीच में पीस बिठानी होती थी, अगर कि पीस करानी हो तो भैया रशिया से बोलो, क्योंकि वो दोनों के बराबर बराबर दोस्त हैं। पर यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर निकल के आया इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में, टर्की। जो टर्की पूरी तरीके से क्या निकला? प्रो अजरबैजान। अब टर्की की मानसिकता क्या है? हम टर्की को कभी और भी डिस्कस करेंगे, एर्डोगन की बात करेंगे। बट टर्की की मानसिकता आप देखिए, इतना बड़ा कंट्री और उसके बगल में चिन्नु चिन्नु छोटे छोटे कंट्री है ना, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो ये चाहता है कि हमारा कंट्रोल इन कंट्रीज पे रहे, ताकि इस पूरे रीजन में हमारी हेजेमनी बनी रहे, इस रीजन में हमारी ही बात चले। तो टर्की ने पहले बोला कि भैया हम तो अजरबैजान का साथ देंगे, और हमें अगर मिलिट्री सपोर्ट भी देना पड़े तब भी हम इसको तो सपोर्ट देंगे ही देंगे, एट एनी कॉस्ट। इसको सपोर्ट हमें देना ही देना है। और बोला कि हम अपोज करेंगे किसको? आर्मेनिया को। क्योंकि आर्मेनिया के साथ हिस्ट्री का टर्की का हमेशा से एक डिस्प्यूट रहा है, टर्की वर्सेस आर्मेनिया। आप विकिपीडिया पे गूगल कर सकते हैं, एक जीनोसाइड हुआ वर्ल्ड वॉर वन में, जहां पे ऑटोमन्स ने आर्मेनियंस को खूब मारा। उसको बोलते हैं आर्मेनियन जीनोसाइड। उस जीनोसाइड में क्या हुआ कि ऑटोमन्स ने, जो टर्की के पहले क्या था इस जगह पे? ऑटोमन अंपायर था। सुना होगा आपने ऑटोमन अंपायर, जब आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आपने खिलाफत आंदोलन सुना होगा, तो जो ऑटोमन अंपायर था, जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद खत्म हो गया, उस ऑटोमन अंपायर ने आर्मेनियंस को खूब मारा। इसलिए आर्मेनिया में हमेशा टर्की के लिए क्या रहती है? नफरत रहती है, और टर्की को भी आर्मेनिया पसंद नहीं है। और टर्की और अजरबैजान, समझिए, ये कहते हैं कि कभी ऐसा जिनोसाइड हुआ ही नहीं। जो आपके ये टर्की और अजरबैजान कहते हैं हमने कभी तो ऐसा जिनोसाइड किया ही नहीं। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये बात भी है। तो इसलिए टर्की ने बोला हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे आपके अजरबैजान को। और इसलिए ये वॉर किसने जीता? अजरबैजान ने जीता। क्यों? Azerbaijan ने placed its bet on sophisticated weapons while Armenia relied on the old Russian-made arms and obsolete strategy. नए नए वेपन मिले अजरबैजान को, टर्की का सपोर्ट मिला, और इसलिए अजरबैजान ने ये फाइट जीती। इस ऑपरेशन को और भी नाम दिया गया क्या? आयरन फिस्ट ऑपरेशन। ठीक है, चलिए। अब हम अगर बात करें इस पूरे रीजन में, जैसे हमने समझा इस रीजन बहुत ऑयल और गैस रिच है। अच्छा, टर्की ने साथ और भी क्यों दिया? एक दो बातें और भी हैं। टर्की ने साथ इसलिए भी दिया क्योंकि टर्की में एक मेजर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अजरबैजान की तरफ से आता है। टर्की को अजरबैजान बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, एफडीआई कह लीजिए, है ना? पैसा डालना, इन्वेस्ट करना। प्लस अजरबैजान के पास क्या है? बहुत ज्यादा ऑयल और गैस भी है। तो टर्की को हमेशा वही चीज, हमको तो भाई ये पसंद है अजरबैजान, है ना? इसलिए उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में भी पूरी तरीके से अजरबैजान का सपोर्ट किया। चलिए, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने जो देखा, हमने क्या समझा? इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने समझा कि एक कॉन्फ्लिक्ट था एक टेरिटरी के लिए, जिसके रूट्स हैं आपके कोल्ड वॉर के पहले के समय के, यूएसएसआर के समय के। और उसके जो अभी जो रिसेंट वॉर हुआ, वो वॉर भी किस बेसिस पे हुआ? एक कंट्री को रीजनल पावर्स ने सपोर्ट किया, टर्की ने, ऊपर से रशिया ने, इधर से ईरान ने,
और उस सपोर्ट की वजह से इसने एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया। बट इसके पीछे की एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये देखिए, एर्डोगन प्रेजेस अज़रबैजान्स ग्लोरियस विक्ट्री, कॉल्स फॉर रिजीम चेंज इन आर्मेनिया। एर्डोगन तो कहते हैं, एर्डोगन मतलब टर्की। एर्डोगन तो ये तक भी कहते हैं कि भाई हमें आर्मेनिया में रिजीम चेंज कर देना चाहिए। आर्मेनिया में जो आपके राष्ट्रपति हैं इनको भी हटाओ और अपना ही बढ़िया बंदा बैठाते हैं। ठीक। हमें एक चीज समझनी है यहाँ पे कि ऐसा और भी क्या इश्यूज हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, जहां हम इंडिया और पाकिस्तान के थोड़े पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। वो इशू है एक्सेसिव नेशनलिज्म का। इसका मतलब क्या है? जब भी कोई बच्चा आर्मेनिया में पैदा होता है तो उसको बचपन से क्या सिखाते हैं कि अजरबैजान क्या है, अजरबैजान आपका इनमी कंट्री है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा अजरबैजान में पैदा होता है तो क्या है वो, कि भाई आपको इससे हेट करना है, आर्मेनिया से हेट करना है। तो जो बचपन से जो हेट इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है बच्चों में, वो हेट का ही क्या है, ये रीजन है। और ये हेट ही बताते हैं कई एनालिसिस्ट, आप कई आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पीस यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती। हमने देखा दिसंबर में क्या हुआ, जो आपका पीस एग्रीमेंट था वो वायलेट हो गया। तो पीस क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये पूरा वॉर क्या है, प्रोपोगेंडा पर बेस्ड है। ये पूरा वॉर क्या है आपका, डिसीट पर बेस्ड है। एक एक इंडोक्ट्राइन किया गया है बच्चों को बचपन से कि आर्मेनिया आपका एनिमी है, वो आपका एनिमी है। ठीक। अच्छा, एक और रीजन हमें जानना चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया में, यही रीजन है। ये छोटू सा कॉरिडोर है, आप देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर नगो कार्बा और ये आपका आर्मेनिया के बीच में, इसको बोलते हैं लेचिन कॉरिडोर। इस लेचिन कॉरिडोर को, ये आपके 10 नवंबर के एग्रीमेंट के हिसाब से कौन संभालेगा? रशिया की फोर्सेस संभालेंगी 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। तो ये लेचिन कॉरिडोर भी इसलिए आपको पता होना चाहिए। सो अल्टीमेटली हमने पूरी कॉन्फ्लिक्ट से क्या सीखा? पूरी कॉन्फ्लिक्ट से हमने अल्टीमेटली सीखा कि कैसे आपके जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है ये एस्केलेट हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना, कोविड। उसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन हुए, कैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स ने एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट को हमें एक छोटा सा वॉर दिखाया 2020 में, और कैसे अभी भी पीस नहीं आएगी। पीस अभी भी नहीं आएगी क्योंकि ये बेस्ड है अल्ट्रा नेशनलिज्म पे। जो सेम हम देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के केस में भी। इंडियंस को सिखाया जाता है कि पाकिस्तानी एनिमी है और पाकिस्तानीज को सिखाया जाता है कि इंडियन एनिमी है। तो प्रोपोगेंडा, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, ये सभी इसके पीछे के कारक हैं। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एनोटेटेड पीडीएफ, जहां पे मैंने पेन से लिखा हुआ है, अपने हमारे टेलीग्राम चैनल से। हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझेंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को समझना जरूरी है। ये हमें एक अच्छा पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जब इतनी बड़ी कोई घटना हो रही है हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स में। ठीक है। और जिसके लेटर ऑन रिपरकशंस हम भी देख सकते हैं भारत के ऊपर भी। वो किस फॉर्म में आएंगे वो तो समय बताएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगला सेशन हम रखेंगे लेट्स से इशू ऑफ लोकायुक्ता पे, और हम उसमें इशू समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि लोकायुक्त क्या होते हैं। और अभी आपके गोवा के जो लोकायुक्त थे उन्होंने क्या बोला कि ये क्या समस्याएं हैं लोकायुक्त के ऑफिस में। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।